हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर निशा बंसल, सहायक आचार्य EAFM राजकीय महाविद्यालय सुमेरपुर से। आज के वीडियो में हम बात करेंगे बीकॉम प्रथम वर्ष के लिए प्रश्न पत्र प्रथम व्यावसायिक अर्थशास्त्र। आइए स्टार्ट करते हैं। आज हम बात करेंगे अल्पकालीन उत्पादन फलन। इसके अंतर्गत उत्पत्ति समता नियम और उत्पत्ति ह्रास नियम की प्रतिष्ठित व्याख्या जो की गई है, इस वीडियो में हम इनके बारे में बात करेंगे। अल्पकालीन उत्पादन फलन से संबंधित पिछले वीडियो में हमने उत्पत्ति वृद्धि नियम के बारे में बात की थी। आपको बताया था अल्पकालीन उत्पादन फलन तीन तरह के होते हैं, तीन भागों में विभाजित किया गया है। उत्पत्ति वृद्धि नियम, उत्पत्ति समता नियम और उत्पत्ति ह्रास नियम। तो उत्पत्ति वृद्धि नियम के बारे में हम बात कर चुके हैं। आज हम बात करेंगे उत्पत्ति समता नियम और उत्पत्ति ह्रास नियम। तो देखते हैं सबसे पहले उत्पत्ति समता नियम के लिए। उत्पत्ति समता नियम क्या होता है? लॉ ऑफ कांस्टेंट रिटर्न इसे कहा जाता है। और उत्पत्ति समता नियम क्या है कि जिस अनुपात में हमने साधन लगाए, अगर प्रोडक्शन हमें समान अनुपात में मिल जाए तो वो क्या कहलाएगा? समता नियम। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए यदि हम बात करें कि हमने 100% साधन लगाए और प्रोडक्शन भी 100% ही मिला, तो ये क्या कहलाएगा? समता नियम। समान अनुपात में जिस मात्रा में साधन लगाएंगे प्रोडक्शन समान अनुपात में बढ़ेगा, तो समता नियम। इसे हम पढ़ लेते हैं। देखिए, अल्पकाल में उत्पत्ति के साधनों की इकाइयों में जिस अनुपात में वृद्धि की जाती है, कुल उत्पादन में उसी अनुपात में वृद्धि होती है, तो इसे उत्पत्ति स्थिरता नियम कहते हैं। इस नियम के अंतर्गत उत्पादनकर्ता उत्पादन में कमी करे या वृद्धि करे, प्रति इकाई लागत समान बनी रहती है, अतः औसत लागत और सीमांत लागत भी समान बनी रहती है। अर्थात उत्पादनकर्ता इसके अंतर्गत उत्पत्ति समता नियम के अंतर्गत चाहे उत्पादन में कमी की जाए या वृद्धि की जाए, लागतें लगातार समान बनी रहेगी, लागतों में किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होगा, कमी वृद्धि नहीं होगी। इसीलिए औसत लागत, एवरेज कॉस्ट और सीमांत लागत यानी कि मार्जिनल कॉस्ट दोनों समान बनी रहती है, दोनों में कोई परिवर्तन नहीं होता। तो इस प्रकार से उत्पत्ति समता नियम ये बताता है कि जिस मात्रा में हमने साधन लगाए, उत्पादन भी उसी अनुपात में हमें प्राप्त हुआ है। देखिए, टेबल में हम देखते हैं फर्स्ट यूनिट पे हमें टोटल प्रोडक्शन मिल रहा है 10, सेकेंड यूनिट हमने लगाई तो प्रोडक्शन बढ़ा है 20 के बराबर। यानी कि जिस अनुपात में हमने साधन बढ़ाए, 1 से बढ़ा के 2 किए, तो प्रोडक्शन भी 10 से बढ़कर 20 हो गया है। यहाँ पर अगला देखिए, फिर जब हमने तीसरी यूनिट लगाई तो 100% साधन बढ़ाने पर कुल उत्पादन भी 100% बढ़ चुका है और चौथी इकाई पर कुल प्रोडक्शन हो जाता है 40 के बराबर। यहाँ पर ध्यान दीजिए, एवरेज प्रोडक्शन और मार्जिनल प्रोडक्शन के बारे में यदि हम बात करें तो एवरेज प्रोडक्शन पहली इकाई पर 10 है, दूसरी पर भी 10 है, तीसरी और चौथी इकाई पर भी औसत उत्पादन 10 बना हुआ है। और इसी प्रकार से मार्जिनल प्रोडक्शन भी चारों इकाइयों पर 10 के बराबर शो होता है। यहाँ पर यदि एवरेज प्रोडक्शन की हम बात करें तो एवरेज प्रोडक्शन किस प्रकार से निकालते हैं? कुल प्रोडक्शन में इकाइयों का यदि हम भाग दे दें, देखिए आप, पहली इकाई पर 10, टोटल प्रोडक्शन है 10 डिवाइडेड बाई 1 इज इक्वल कितना आएगा? 10। दूसरी इकाई में देखिए टोटल प्रोडक्शन 20 है, 20 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल 10। तीसरी इकाई पर ध्यान दीजिए, कुल उत्पादन है 30, तो 30 डिवाइडेड बाई 3 इज इक्वल 10। इसी प्रकार से चौथी इकाई पर कुल उत्पादन हमें मिला है 40 के बराबर, तो 40 डिवाइडेड बाई 4 इज इक्वल 10। तो इस प्रकार से ये हमने औसत उत्पादन यहाँ पर निकाला। मार्जिनल प्रोडक्शन या सीमांत उत्पादन की जहाँ तक बात है, तो इसमें आप ध्यान दीजिए, टोटल प्रोडक्शन को हम लेस करते हैं। देखिए, टोटल प्रोडक्शन पहली इकाई पर है 10, तो मार्जिनल प्रोडक्शन हो जाएगा 10, यानी कि प्रत्येक पिछली इकाई का प्रोडक्शन। दूसरा इकाई पर देखिए 20 माइनस 10, टोटल प्रोडक्शन में देखिए 20 है दूसरी इकाई पर और पहली इकाई का टोटल प्रोडक्शन है 10, यानी कि दूसरी इकाई का जो मार्जिनल प्रोडक्शन है वो हुआ है 10 के बराबर। कैसे हुआ है? 20 माइनस 10 इज इक्वल 10। तीसरी इकाई पे देखिए आप, मार्जिनल प्रोडक्शन 10 कैसे आया है? तो
तो आप ध्यान दीजिए तीसरी और दूसरी इकाई का टोटल प्रोडक्शन कितना है। तीसरी इकाई पर टोटल प्रोडक्शन है 30 के बराबर और दूसरी इकाई पर टोटल प्रोडक्शन है 20 के बराबर, यानी कि 30 - 20 बराबर आएगा 10। इसी प्रकार से चौथी इकाई का मार्जिनल प्रोडक्शन प्राप्त करने के लिए हम क्या करेंगे, चौथी इकाई का कुल उत्पादन उसमें से घटा देंगे तीसरी इकाई के कुल उत्पादन को, यानी कि 40 - 30, तो यहाँ पर हमें मार्जिनल प्रोडक्शन चौथी इकाई के लिए मिलेगा 10। तो हम देखते हैं समता नियम के अंतर्गत कुल उत्पादन समान अनुपात में बढ़ा है और सीमांत उत्पादन और औसत उत्पादन लगातार समान बना हुआ है। तो ये था समता नियम। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं उत्पत्ति ह्रास नियम। देखिए उत्पत्ति ह्रास नियम की जहाँ तक बात है, उत्पत्ति ह्रास नियम के बारे में दो विचारधाराएं प्रचलन में हैं। प्रतिष्ठित अर्थशास्त्रियों के अनुसार प्रतिष्ठित विचारधारा और आधुनिक अर्थशास्त्रियों के अनुसार आधुनिक विचारधारा। तो दोनों के बारे में हम बात करेंगे। चूँकि आधुनिक विचारधारा को यदि इसी वीडियो में कवर किया जाता तो वीडियो बहुत लंबा हो जाता, इसलिए यहाँ पर इसी वीडियो में हम केवल प्रतिष्ठित व्याख्या के बारे में ही बात करेंगे। तो आप ध्यान दीजिए, प्रतिष्ठित अर्थशास्त्रियों के अनुसार यह नियम केवल कृषि के क्षेत्र में ही लागू होता है। देखिए जो मार्शल आदि प्रतिष्ठित अर्थशास्त्री हैं वो बताते हैं कि उत्पत्ति ह्रास नियम केवल और केवल कृषि के क्षेत्र में ही लागू होता है और इस नियम के अंतर्गत उत्पादन की इकाइयों में जिस अनुपात में वृद्धि की जाती है उत्पादन में तुलनात्मक रूप से कम अनुपात में वृद्धि होती है। तो प्रतिष्ठित अर्थशास्त्री हमें बताते हैं कि सबसे पहले तो उत्पत्ति ह्रास नियम केवल कृषि के क्षेत्र में लागू होगा और साथ ही जिस अनुपात में हम उत्पत्ति के साधन लगाएंगे उत्पादन उस अनुपात में हमें प्राप्त नहीं होगा, उत्पादन उससे कम अनुपात में हमें प्राप्त होगा। तो इस प्रकार से जिस अनुपात में हम साधन लगाएंगे कुल उत्पादन उससे कम अनुपात में प्राप्त होगा, इसीलिए इसे हम क्या कहेंगे, उत्पत्ति ह्रास नियम। मान लीजिए कि उत्पत्ति के इकाइयों में हमने उत्पादन के साधनों की इकाइयों में हमने 100% की वृद्धि की है, लेकिन प्रोडक्शन जो हमारा है वो 70% ही मिला है या 80% मिला है या 60% मिला है, यानी कि लेस देन 100% जितना भी मिला है, तो ऐसा नियम क्या कहलाएगा, उत्पत्ति ह्रास नियम, जिसे हम टेबल से समझ सकते हैं। देखिए आप टेबल में यूनिट, टोटल प्रोडक्शन, मार्जिनल प्रोडक्शन और एवरेज प्रोडक्शन। टोटल प्रोडक्शन देखिए आप, सॉरी यूनिट देखिए आप पहली यूनिट पर टोटल प्रोडक्शन है 20। जैसे ही उत्पत्ति के साधनों की इकाइयों में हमने वृद्धि की 1 से बढ़ा के 2 की है, टोटल प्रोडक्शन 35 के बराबर मिलता है, यानी कि आप देखिए 100 से कम मिला है। साधन तो हमने 1 से बढ़ा के 2 कर दिए, लेकिन 100% की वृद्धि कर दी, लेकिन कुल उत्पादन में 100% की वृद्धि नहीं हुई है। यहाँ पर टोटल प्रोडक्शन यदि 40 होता तो हम कह सकते थे कि 100% की वृद्धि हुई है, लेकिन 40 से कम है, 35 है, अर्थात 100% की वृद्धि नहीं हुई है। इसी प्रकार यूनिट को हमने 3 किया, साधनों की इकाइयों को बढ़ा के 3 किया, लेकिन टोटल प्रोडक्शन हमें 45 के बराबर प्राप्त होता है। चौथी इकाई पर कुल उत्पादन हमें मिलता है 50 के बराबर। और यदि हम मार्जिनल प्रोडक्शन की बात करें तो देखिए मार्जिनल प्रोडक्शन पहली इकाई पर 20 था, उसके बाद 15 हुआ, 10 और 5, अर्थात सीमांत उत्पादन में लगातार कमी होती जा रही है। और एवरेज प्रोडक्शन की बात करें तो एवरेज प्रोडक्शन में आप ध्यान दीजिए, पहली इकाई पर 20 है, उसके बाद 17.5 हुआ, 15 और उसके पश्चात 12.5 होता है। तो इस प्रकार से आप देखिए लगातार सीमांत उत्पादन और औसत उत्पादन दोनों लगातार घटते जा रहे हैं। तो इस प्रकार से उत्पत्ति ह्रास नियम में जिस मात्रा में हम साधन लगाएंगे उत्पादन हमें उससे कम अनुपात में मिलेगा, साथ ही कुल उत्पादन घटता हुआ है और सीमांत उत्पादन और औसत उत्पादन में भी कमी होती जाती है। नेक्स्ट हम इसी में पढ़ते हैं आगे। उत्पत्ति ह्रास नियम के अंतर्गत उत्पादन में वृद्धि करने पर प्रति इकाई लागतें बढ़ती जाती हैं, जिसके फलस्वरूप औसत लागत, AC का मतलब है एवरेज कॉस्ट यानी कि औसत लागत, एवं MC यानी कि मार्जिनल कॉस्ट या सीमांत लागत दोनों बढ़ते हैं, अर्थात लागत वृद्धि नियम क्रियाशील हो जाता है।
देखिए जिस मात्रा में हमने साधन लगाए हैं, यदि उत्पादन हमें उससे कम अनुपात में प्राप्त होता है तो इसका मतलब होगा कि हमारी लागतों में लगातार वृद्धि होती जाएगी, और जब लागत में वृद्धि होगी टोटल कॉस्ट में वृद्धि होगी, सीमांत लागत और एवरेज औसत लागत दोनों में वृद्धि होगी। किस प्रकार से, टेबल देखिए आप। यूनिट फर्स्ट पर टोटल कॉस्ट है 10, सेकेंड यूनिट पर कुल लागत बढ़ जाती है 20 के बराबर, तीसरी यूनिट पर कुल लागत है 60 और चौथी यूनिट पर कुल लागत बढ़ गई है 100 के बराबर हो जाती है। मार्जिनल कॉस्ट की हम बात करें तो पहली यूनिट पर है 10। देखिए दूसरी यूनिट पर हमने कैसे निकाली मार्जिनल कॉस्ट। टोटल कॉस्ट को देखिए, दूसरी यूनिट और पहली यूनिट को हम घटा देंगे टोटल कॉस्ट को, 30 - 10 = 20। इसी प्रकार से तीसरी यूनिट की मार्जिनल कॉस्ट देखिए आप, टोटल कॉस्ट 60 - 30 = 30 के बराबर हमें मार्जिनल कॉस्ट मिली है। तो इस प्रकार से हमने यहाँ पर सीमांत लागत ज्ञात की है। एवरेज कॉस्ट, टोटल कॉस्ट में यदि हम यूनिट का डिवाइड कर दें, 10 / 1, 30 / 2, 60 / 3 और 100 पर यूनिट है 4, तो 100 / 4। तो यहाँ पर इस प्रकार से औसत लागत हमें मिलेगी 10, 15, 20 और 25 के बराबर। तो ये हमें मिली, लागतें लगातार बढ़ती जा रही है। तो उत्पत्ति ह्रास नियम में हम देख रहे हैं लागतों में लगातार वृद्धि होती जाती है। यहाँ पर यूनिट आप देखिए, OX अक्ष पर हमने यूनिट ली है और OY अक्ष पर कॉस्ट ली है। तो आप देखिए टोटल कॉस्ट, मार्जिनल कॉस्ट, एवरेज कॉस्ट, तीनों को हमने रेखा चित्र में दर्शाया। रेखा चित्र में आप देख सकते हैं टोटल कॉस्ट लगातार बढ़ती हुई जा रही है, मार्जिनल कॉस्ट ज़्यादा है एवरेज कॉस्ट से, या हम कह सकते हैं एवरेज कॉस्ट कम है मार्जिनल कॉस्ट से। तो इस प्रकार से रेखा चित्र में आप देख सकते हैं लागतों में लगातार वृद्धि हुई है। अर्थात पहले डायग्राम में आप देखिए उत्पादन में लगातार कमी होती है, उत्पत्ति ह्रास नियम के अंतर्गत उत्पादन में लगातार कमी होती है और लागतों में लगातार वृद्धि होती है। देखिए लागत के डायग्राम लगातार ऊपर जा रहे हैं, बढ़ते हुए हैं, और जबकि यहाँ पर देखिए आप प्रोडक्शन के डायग्राम लगातार नीचे होते जा रहे हैं, कम होते हुए हैं, यानी कि उत्पादन लगातार घटता जा रहा है, जबकि यहाँ पर लागतें लगातार बढ़ती जा रही है। तो ये दर्शाता है कि जैसे जैसे उत्पादन घटता है लागतें लगातार बढ़ती जाती है। तो यही चीज़ उत्पत्ति ह्रास नियम हमें दर्शा रहा था। उत्पत्ति ह्रास नियम की जो प्रतिष्ठित व्याख्या है वो यहीं पर हम समाप्त करते हैं। इसी के साथ स्टे होम, स्टे सेफ, टेक केयर, घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए, सरकार द्वारा दिए गए दिशा निर्देशों का पालन कीजिए, घर से मत निकलिए, अनिवार्य होने पर ही निकलिए, और मास्क लगाकर, अनिवार्य रूप से मास्क लगाकर निकलिए। थैंक यू वेरी मच।